उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी और पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर आशुतोष पंत का आप सभी को नमस्कार। पिछले लगभग 1.5 महीने से उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। न जाने इस वर्ष क्यों ज़्यादा आग की घटनाएं हो रही हैं। इस दौरान न जाने कितने हेक्टेयर जंगल जल के राख हो चुके हैं। मेरा उत्तराखंड सरकार से विनम्र अनुरोध है कि किसी भी प्रकार से आधुनिकतम उपाय करके हमें जंगलों की आग को रोकना चाहिए। यह समीक्षा बाद में की जा सकती है कि जंगल में आग लगने के कारण क्या हैं और इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है अगले वर्षों के लिए। लेकिन फिलहाल तात्कालिक तौर पे बड़े उपाय करने की ज़रूरत है। किसी पर भी तोहमत लगा देना बड़ा आसान होता है कि आग नहीं बुझाई जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली जिन्होंने इस काम को किया है वही जान सकते हैं कि पहाड़ पर लगी हुई आग को नियंत्रित करना कितना मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर रात के वक्त में। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर हम कृत्रिम वर्षा का सहारा लें तो निश्चित तौर पे हम प्रभावी ढंग से जंगलों की आग को रोक सकते हैं। मेरी बात से कुछ लोगों को मेरी बात हास्यास्पद लग रही होगी। ये उनकी नकारात्मक सोच हो सकती है, या हीन ग्रंथि, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं इसे, कि अपने देश के वैज्ञानिकों पे, अपने देश की उपलब्धियों पे उन्हें भरोसा नहीं है। हमारा देश इस समय बहुत सक्षम है। हम क्लाउड सीडिंग भी करा सकते हैं, बादल पैदा करके कृत्रिम वर्षा कर सकते हैं। ये अब कोई बड़ी चीज़ नहीं रह गई। इससे पूर्व मैंने हेलीकॉप्टर से वनाग्नि नियंत्रण के लिए सुझाव दिए थे। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मेरे सुझाव पर कार्रवाई हुई होगी, सरकार ने खुद ही निर्णय लिया होगा, परंतु जो भी निर्णय लिया अच्छा निर्णय लिया। बीच में हेलीकॉप्टर्स का उपयोग करके वनाग्नि नियंत्रण का प्रयास किया गया। लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर्स का उपयोग करते हैं तो हमें एक स्थान के लिए कम से कम 3 हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर जलाशय से जब पानी लेके चलता है तो 700-800 लीटर पानी लेके चलता है, और मान लिया वो 20, 30, 40 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस तय करके वनाग्नि प्रभावित क्षेत्र में पहुंचता है, तो वो एक छोटे से क्षेत्र में ही 700-800 लीटर पानी से आग बुझा पाएगा। उसे फिर दोबारा पानी लेने के लिए जाना होगा। इस प्रक्रिया में उसे कम से कम 25 से 30 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा तक लग सकता है। इतनी देर में वो आग फिर उतनी ही फैल जाती है। आपने देखा होगा कि अपने आसपास कहीं किसी जगह छोटी से एरिया में भी आग लगी होती है, और अगर हम 1 बाल्टी पानी वहाँ पर डालें और फिर नल में पानी भरने के लिए जाएं, तो 8-10 मिनट में जब हम दोबारा आएंगे तब तक वो आग फिर और फैल जाती है। अगर 4-5 लोग एक साथ 1-1 बाल्टी पानी डालें तो वो आग बहुत जल्दी नियंत्रित हो सकती है। ऐसा ही हेलीकॉप्टर्स के मामले में भी है। तो हेलीकॉप्टर्स का एक जेन्युइनली प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन साथ साथ अगर हम क्लाउड सीडिंग या बादल पैदा करके कृत्रिम वर्षा करने पर जो इस प्रयोग को हम करें तो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। सन 1940 में पहली बार अमेरिका में कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। इसके बाद रूस, चीन और दूसरे विकसित देशों ने भी अपने यहाँ कृत्रिम वर्षा करा के इस प्रयोग को साबित किया। हमारे देश में सन 1981, 83, 84, 87 में तमिलनाडु में कृत्रिम वर्षा कराई गई थी, क्योंकि उस समय वहाँ बहुत सूखे की स्थिति थी। तो कृत्रिम वर्षा करके जलाशयों को भरा गया था। इसके बाद राजस्थान और गुजरात में भी
कृत्रिम वर्षा कराई गई। 2003 और 2004 में कर्नाटक में भी कृत्रिम वर्षा करा के सूखे की स्थिति से निपटा गया था। इसके बाद भी हमारे देश में छिटपुट प्रयोग कृत्रिम वर्षा पर होते रहे हैं। हमारे देश की कई IIT ऐसी हैं जो इस मामले में सक्षम हैं कि वो कृत्रिम वर्षा करा सकती हैं। कानपुर IIT, चेन्नई IIT, इनसे तकनीकी जानकारी लेकर के हमारे राज्य की सरकार को पहाड़ी क्षेत्र में वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों के लिए कृत्रिम वर्षा करानी चाहिए। इसका कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं है। ये बहुत नियंत्रित तरह से कराई जा सकती है, एक क्षेत्र विशेष में भी कराई जा सकती है। जैसे कि कुछ लोग कह सकते हैं कि अभी सऊदी अरब में बहुत बाढ़ आई और उसके लिए वो कृत्रिम वर्षा को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। पहली बात तो ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि वहाँ कृत्रिम वर्षा की वजह से बाढ़ आई। और बाढ़ तो अभी हाल में ही, अभी 2-4 दिन पहले अफ़गानिस्तान में भी आई है। अफ़गानिस्तान तो इतना सक्षम नहीं है कि वो कृत्रिम वर्षा करा सके, वहाँ तो खुद ही वर्षा हुई होगी। तो ये कहना गलत है कि ये अनियंत्रित हो जाती है। कृत्रिम वर्षा को हम पूरी तरह से नियंत्रित करके रख सकते हैं और इसके कोई बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव भी नहीं है। इसमें एयरक्राफ्ट के द्वारा बहुत ऊंचाई पर सिल्वर नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, इनका छिड़काव किया जाता है हवाई जहाज के द्वारा। और ये इस प्रक्रिया में वहाँ पर बादल संघनित होकर ठंडे होकर के और बारिश का रूप ले लेते हैं। इसमें 60-70 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक का प्रति वर्ग किलोमीटर का खर्चा आता है। ये खर्चा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर अगर वर्षा का खर्चा आता है, कृत्रिम वर्षा का, तो आग के से हुए नुकसान की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। अगर 1 वर्ग किलोमीटर जंगल जलता है तो कई करोड़ रुपए का वन संपदा का नुकसान है और जीवों के जीवन का, पशु पक्षियों के जीवन का जो नुकसान है, उसको अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और ये 60-70 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक का जो खर्चा आता है, इसका जो अंतर है, इसका कारण ये होता है कि अगर एयरक्राफ्ट चेन्नई से, बेंगलोर से दूर से आएगा तो उसका जो ईंधन का खर्चा होगा वो ज़्यादा होगा। अगर बरेली से, मान लिया बरेली से उत्तराखंड के लिए कोई एयरक्राफ्ट चलता है तो उसका ईंधन का खर्चा कम होगा, तो जाहिर बात है कि वो ऑपरेशनल जो खर्चा है इसका वो कम होगा। अभी आजकल तो एक और उपाय भी किया जा सकता है कि जो ड्रोन है, ड्रोन से बादलों में इलेक्ट्रिकल चार्ज करके, बादलों को इलेक्ट्रिकली चार्ज करके और तब भी वर्षा कराई जा सकती है। और ड्रोन अब आज के ज़माने में कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी पिछले 2-3 साल से लखपति दीदी योजना चलाई गई और उसमें लखपति दीदी तो खैर महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया, इसलिए उनको लखपति दीदी कहते हैं। इसके अलावा युवाओं को, नवयुवकों को भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया। ड्रोन दिए गए उन्हें ड्रोन, बैटरी और जनरेटर और वाहन निःशुल्क दिए गए। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया कि वो खेती में ड्रोन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए, उर्वरकों के छिड़काव के लिए। तो उन्हीं ड्रोन्स को, जो हमारे उत्तराखंड में भी प्रशिक्षित लोग हैं जो ड्रोन संचालित कर सकते हैं, उनको उनके प्रशिक्षित करके थोड़ा सा और उनको उसमें थोड़ा सा तब्दीली करके ड्रोन में ये कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो मेरा यही कहना है
कि अत्याधुनिक उपायों को अमल में लाकर हमें समाज का हित देखना चाहिए। आप लोगों के में से कुछ लोगों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि मैं ये जो अनुरोध कर रहा हूँ सरकार से, तो मैं ये वीडियो के माध्यम से क्यों कर रहा हूँ। देखिए, एक तो वीडियो का जो पहुँच बहुत दूर तक होती है और ये अभिव्यक्ति का एक अच्छा साधन है। दूसरी बात, अगर मैं पत्र लिखकर अपना सुझाव दूं माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय वन मंत्री को, तो उन तक मेरा पत्र कब पहुंचेगा, कब तक पहुंचेगा, कब उस पर ध्यान जाएगा उनका, क्योंकि मैं खुद एक जिला स्तरीय अधिकारी रह चुका हूं। इसके अलावा मैंने कई वर्षों तक अपने चिकित्सा अधिकारी संघ का प्रांतीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है, तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि प्रोसीजर क्या होता है। जब कोई पत्र किसी उच्च अधिकारी के पास जाता है तो वो अपने अधीनस्थ को मार्क करते हैं उसे। उसके बाद वो पत्र घूमते घूमते बहुत लंबे समय के बाद उस पर कार्रवाई हो पाती है। तो मैं आज मान लिया पत्र लिखूं, ईमेल से भी भेजूंगा, तब भी वो पता नहीं वो सही जगह तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, उस पर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी। तब तक तो सारे जंगल जल चुके होंगे। हो सकता है कि वीडियो के माध्यम से ये मेरा संदेश संबंधित व्यक्ति तक पहुंच पाए। मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि मैं आपसे इस वीडियो को लाइक करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे केवल इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसको फॉरवर्ड कीजिए आप अधिक से अधिक, ताकि ये संदेश हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय वन मंत्री तक पहुंच सके, चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच सके। और ये कृत्रिम वर्षा कराना आज की तारीख में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम IIT से संपर्क कर सकते हैं, उनसे तकनीकी ज्ञान ले सकते हैं और हमारे देश में कृत्रिम वर्षा कराने का अनुभव रखने वाले लोगों से परामर्श करके यहाँ पर बहुत जल्दी इसका उपयोग किया जा सकता है। हमारे जंगल बच सकते हैं। उत्तराखंड की पहचान यहाँ के जंगल हैं, यहाँ की हरियाली है। अगर ये जंगल ही नहीं रहेंगे तो उत्तराखंड की पहचान कैसे बरकरार रहेगी। मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि इसमें अधिक से अधिक अपना सहयोग करें और सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आधुनिकतम उपाय करके जंगल की आग को बुझाया जाए। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी पिछले समय, अभी 10-15 दिन पहले एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जो चीड़ की जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, पिरूल, उसको इकट्ठा करके जो लोग युवा इकट्ठा करेंगे उनको 50 रुपये प्रति किलो उनसे खरीदा जाएगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इसका शासनादेश अगर अभी तक ना हुआ हो तो तत्काल जारी कराने का कष्ट करें और उसको जगह जगह गाँव में प्रचारित करना चाहिए, ताकि युवा इसके लिए प्रेरित हों और पिरूल को इकट्ठा करें। क्योंकि पिरूल जो है, जो चिड़ की पत्ती है, सूखी पत्तियाँ, वो बहुत ज्वलनशील होती हैं और वो आग के बढ़ने में बहुत बड़ा एक कारण होती हैं। मेरा एक और विनम्र अनुरोध है, उस पर विचार करेगा वन विभाग कि उत्तराखंड से चीड़ को धीरे धीरे हर वर्ष 5%, 10%, 20%, जितना भी उन्हें अध्ययन के बाद उचित लगे, चीड़ को ख़त्म करके वहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले पेड़ लगाने का उपाय करें। अगर ऐसी योजना बनेगी तो धीरे धीरे उत्तराखंड को स्थायी रूप से आग से बचाया जा सकेगा। आग लगाने वालों पे सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि मेरा तो ये सुझाव है कि जो आग लगाते हैं जानबूझकर जंगल में, और अगर साबित होता है कि उन्होंने जंगल में जानबूझकर आग लगाई है, तो उन पे हत्या का अभियोग चलना चाहिए। क्योंकि पेड़ों में भी जीवन होता है और जो उस जंगल में आग लगने से पशु पक्षी मरते हैं, चिड़िया, अंडे, कीट पतंगे, उनकी जान की तो कोई कीमत ही नहीं है। ऐसे लोगों पर हत्या का अभियोग चलना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार अपनी ओर से उपाय कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बाकी मेरे कृत्रिम वर्षा कराने वाले सुझाव पर भी अगर ध्यान देगी सरकार तो बहुत अच्छा होगा, जंगल की आग को रोका जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।